Good morning, students. Once again, welcome to your own educational channel named APS Science Kachumar. This is Robin Khandelwal. तो बच्चों, हमने एक समान त्वरित गति के लिए हमने तीनों समीकरण तीन विधियों से निकाल लिए हैं। पहला समीकरण हमने पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन हमने पढ़ा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हमने पढ़ा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तीन विधि हमने पढ़ी, ग्राफीय विधि, गणितीय विधि और कलन विधि। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टोटल टीचिंग इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो बच्चों, अब कलन विधि में जो हमने कुछ समाकलन या अवकलन के बारे में बात की थी, अब उनको समझना जरूरी है। यानी आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा अवकलन क्या होता है या अवकलन हम कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में समाकलन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अवकलन, डिफरेंशियल। क्योंकि देखो, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको फिजिक्स में ही सीखना होता है अवकलन समाकलन, क्योंकि फिजिक्स इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स का आपस में रिलेशन है, तो थोड़ी बहुत मैथ आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप फिजिकल जो कैलकुलेशन वो समझ पाते हैं। जो मैथ वाले बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट मैथ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो तो मैथमेटिक्स में भी पढ़ लेते हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है और बाकी कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा बेसिक आपका अवकलन समाकलन है, उसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे मान लो हमें दिया हुआ है विस्थापन। क्या दिया हुआ है? विस्थापन। इसको हमने किससे शो कर दिया? x से। अब विस्थापन का क्या करेगी वेग आ जाए, v कैसे आएगा? तो जवाब क्या है? आंसर इज यू हैव टू डू डिफरेंशियल, यानी अवकलन करना पड़ेगा। विस्थापन का अवकलन करोगे तो क्या आएगा? वेग। तो वेग v4 dx अपॉन dt। v इज इक्वल टू क्या आएगा? dx अपॉन dt। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आप विस्थापन का अवकलन कर रहे हो। ऐसे ही अगर रिवर्स चलना है आपको तो समाकलन की बात करेंगे। तो मान लो वेग आपको दिया हुआ है और आपको निकालना है त्वरण, तो वेग का हमें क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही जवाब, अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अवकलन। त्वरण का मतलब a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो आज इसको हम थोड़ा समझेंगे अवकलन, क्योंकि ये v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। उस टाइम मैंने कहा था फॉर्मूला ध्यान रखें, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, फॉर्मूला मैंने कहा ध्यान रखें। तो इसको आप समझेंगे, आज हम डिफरेंशियल के बारे में समझेंगे। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिफरेंशियल। फिजिक्स में ही है, ठीक है। आप ये मसला मैथ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये फिजिक्स में ही हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो वी हैव ए न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, अवकलन। ठीक है, बहुत डीप में नहीं है, केवल थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे जो हमारे काम का है। डिफरेंशियल क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल, अवकलन। तो बच्चों, अवकलन का मतलब क्या होता है? अवकलन का मतलब क्या है? सिंपल सी इसे डेफिनेशन ले। अवकलन का मतलब क्या है? देखो, अवकलन का मतलब है एक चर राशि में दूसरे चर राशि के सापेक्ष समझ रहे हैं इसको? अवकलन का मतलब क्या है? एक चर राशि, वेरिएबल, जैसे एक्स वाई जेड। चर का मतलब क्या होता है? जिसके मान में परिवर्तन होता है। दूसरे चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। एक चर राशि में दूसरी चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अवकलन कहते हैं। तो अब एक राशि में दूसरे के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो बच्चों ये जो जिसका अवकलन करते हैं, ये जो चर राशि है जिसका अवकलन कर रहे हैं, और दूसरी कौन सी है? जिसके सापेक्ष कर रहे हैं। जिसके क्या कर रहे हैं? सापेक्ष। तो जिसका करते हैं अवकलन
वो तो होती है परतंत्र चर। वो कौन सा चर होता है? परतंत्र या डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसके सापेक्ष अपन करते हैं वो होता है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझ रहे हो? तो एक राशि में दूसरी के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है उसे बोलते हैं अवकलन। तो अवकलन का सीधा सीधा मतलब है परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज। अवकलन का मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज in one quantity with respect to another quantity. But differential is simply rate of change. अवकलन का मतलब है परिवर्तन की दर, ठीक है? तो देखो इतनी थ्योरी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकल समझाता हूं कि कैसे परिवर्तन होता है। देखो आपको केवल कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि y x का फलन है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो मुझे y क्या मिला? 0 मिला। मैंने x 1 रखा तो मुझे y क्या मिला? 1 मिला। मैंने x 2 रखा तो मुझे y क्या मिला? 4 मिला। तो आप देखें ना, जैसे जैसे मैं x को चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे y चेंज हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट? तो y डिपेंड करता है x पर, तो y तो हो गया परतंत्र यानी डिपेंडेंट, और x क्या हो गया? स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट। तो बच्चों इसी को बोलते हैं कि y का मान x पर निर्भर करता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? यानी y x का फलन है। y x का क्या है? फलन। अर्थात y का जो मान है वो x पर निर्भर करता है। ठीक है, y का मान किस पे डिपेंड करता है? x पर निर्भर करता है। तो इसे बोलेंगे y x का फलन है। ठीक है, ओके। तो क्लियर है कि y तो कैसा चर हो गया? परतंत्र चर, क्योंकि निर्भर कर रहा है किसी पर। और x कैसा हो गया भाई? स्वतंत्र चर। x कैसा हो गया? स्वतंत्र चर, क्योंकि इस पर निर्भर कर रहा है। तो हम कैसे लिखते हैं कि y का x के सापेक्ष, किसका कर रहे हैं? y का। कौन है y? परतंत्र चर है। y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसी को हम क्या बोल देते हैं कि y का x के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों इसे हम शो करते हैं dy अपॉन dx। क्या बोलते हैं इसको? dy अपॉन dx। क्लियर है? y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसी को हम बोलते हैं dy अपॉन dx। देखिए इसको आप, dy अपॉन dx तो थोड़ा बेसिक है, आप समझ जाएंगे तो आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। तो बताओ, जो ऊपर लिखा होता है उसका तो होता है अवकलन, नीचे वाले के सापेक्ष। तो y का x के सापेक्ष अवकलन या y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसे हम क्या बोलते हैं? अवकलन, dy अपॉन dx। ठीक है भाई?
y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, dy/dx। तो ये जो d/dx है ये शो करता है अवकलन को। तो अब ध्यान रखना कि जैसे मान लो d/dx, इसके आगे जो लिखा होता है उसका अवकलन होता है, यानी हमें जिसका भी अवकलन करना होता है उसको आगे लिखते हैं d/dx से। अगर आपने ऐसा लिख दिया कि y d/dx, तो ये तरीका गलत है। हमेशा d/dx के आगे लिखते हैं जिसका हमें क्या करना होता है, अवकलन, ठीक है। ठीक है, बस इतना सा अवकलन है। तो अवकलन का मतलब क्या हुआ, एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, अवकलन करना कहलाता है। तो बच्चों इसके जो कुछ फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को आपको थोड़ा लर्न करना है। देखिए, तो मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, फॉर्मूले देखो। जैसे मैंने आपसे कहा कि d/dx x की पावर n, ठीक है। तो बताओ किसका किसके सापेक्ष हो रहा है अवकलन। आप कहोगे सर d/dx के आगे जो लिख रहा है उसका अवकलन होता है, यानी x की पावर n का अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष, जो नीचे आता है उसके सापेक्ष होता है। x की पावर n का अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष। तो n कोई संख्या है, n क्या है, कोई संख्या। तो बच्चों इसका अवकलन का फॉर्मूला क्या है कि n को आगे ले आओ और n में से एक कम कर दो। तो ये आपका पहला फंडामेंटल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है। तो आप कहोगे कि सर तो बहुत सिंपल है, n को आगे ले आओ और n में से क्या कर दो, कम कर दो। समझ गए, x की पावर n का अवकलन, n आगे ले आओ और n में से क्या कर दो, कम। n क्या है, कोई भी संख्या, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ओके, इस मतलब मैंने एग्जांपल लिया कि भाई d/dx x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर यानी इसका मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर का क्या करना है, अवकलन करना है। तो x स्क्वायर, n की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो क्या करना है, 2 को आगे ले आओ और 2 में से कम कर दो, यानी क्या बन जाएगा ये 2x। क्लियर। तो आप देखो फटाफट बताओगे कि d/dx x³ का अवकलन क्या होगा। आपको कैसा, 3 को आगे ले आओ, 3 में से कम कर दो, 3x स्क्वायर। मैंने कहा x5 का अवकलन क्या होगा, d/dx। आपको कैसा, 5 को आगे ले आओ और 5 में से कम कर दो, x4, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n-1, ठीक है। ओके, मैंने आपसे कहा d/dx x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। तो पावर कितनी है इसकी, 1। तो देखो 1 को आगे लाओगे और 1 में से 1 कम करोगे तो x की पावर 0 बचेगा, यानी क्या हो गया, 1। तो ध्यान रखिए कभी ऐसा लिखा मिल जाए कि dx/dx, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब ये नहीं कि इससे कट गया, इसका मतलब है कि x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1, ठीक है। तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि d/dx x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। ऐसे फॉर्मूले देखिए, और देखो d/dx sin x, तो बोलो sin x का फॉर्मूला होता है cos x। साइन का अवकलन क्या होता है, cos। d/dx cos x, तो बच्चों cos x का अवकलन होता है -sin x। cos में क्या आता है, -sin x, ठीक है। ये सब के डेरिवेशन होते हैं, वो आप 12th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल से आप पढ़ते हो, प्रथम सिद्धांत से पढ़ते हो। यहाँ डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, हम फिजिक्स के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। तो आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए कि x की पावर n का अवकलन n x की पावर n-1, sin x का अवकलन cos x का अवकलन -sin x। ऐसे d/dx tan x, तो tan x का अवकलन होता है बच्चों sec स्क्वायर x, ठीक है। tan x tan थीटा होता है, इनके पास जो भी है sin थीटा, ये cos थीटा, tan थीटा। तो tan x का क्या हो गया, sec स्क्वायर x।
डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स। तो बच्चों इसका अवकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें। ऐसे डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। ऐसे डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, इसका होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। और देखें डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक फलन है, लॉगरिथम लघुगणक एक फलन होता है, तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स। और देखें ये आपको आज याद करने हैं। ऐसे बच्चों डी अपॉन डी एक्स एक होता है ई की पावर एक्स, तो इसका अवकलन क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। तो ये चरघातांकीय फलन होता है एक्सपोनेंशियल। ई की पावर एक्स कौन सा फलन होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी चरघातांकीय फलन, क्योंकि यह चर घात के रूप में आता है। यहां चर किसके रूप में आता है भाई? घात के रूप में आता है। तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखें डी अपॉन डी एक्स कोई कांस्टेंट आ गया c, तो उसका अवकलन क्या होता है? 0। नियत राशि का अवकलन क्या होता है? 0, क्योंकि अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन की दर। अब नियत में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसका अवकलन क्या हो गया? 0। तो ध्यान रखें c यहां पर क्या है? कांस्टेंट, यानी नियत। तो नियत राशि का अवकलन क्या होता है? 0। लेकिन अगर नियत राशि मान लो किसी फलन के साथ आ रही है, हमने करा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, नियत राशि किसी अकेली आती है तो उसका अवकलन 0, लेकिन नियत राशि किसी फलन के साथ आती है तो क्या करना है आपको कि c को तो बाहर रखो, नियत को बाहर रखो और उस फलन का क्या कर दो? अवकलन कर दो। c को तो हमने बाहर रखा, नियत को हमने बाहर रखा, इस फलन का हमने क्या कर दिया? अवकलन। समझ गए? तो नियत राशि का अवकलन क्या होता है? 0। क्लियर? ओके। और देखें बच्चों डी अपॉन डी एक्स, मैंने आपसे कहा u इंटू वी, मतलब दो फलन आ गए आपके पास, उनका गुणा, दो फलनों का गुणा। अब तो एक एक फलन हम लेके चल रहे थे, तो गुणा का भी फॉर्मूला होता है u इंटू वी। तो इसका क्या है? u को रख दो, v का अवकलन कर दो, रखने का मतलब कांस्टेंट रख दो, प्लस v को रख दो, u का अवकलन कर दो। सिंपल है बिल्कुल। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या हो गया कि u को रख दो, v का अवकलन कर दो, प्लस v को रख दो, u का अवकलन कर दो। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि u को मान लो फर्स्ट, v को मान लो सेकंड। तो फर्स्ट को रखो, सेकंड का अवकलन कर दो, सेकंड को रखो, फर्स्ट का क्या कर दो? अवकलन कर दो। ऐसे बच्चों जैसे गुणा का फॉर्मूला होता है, ऐसे हमारे पास होता है डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी। भाग का भी फॉर्मूला होता है हमारे पास कि दो फलन अगर भागफल के रूप में आ जाए तो आप किस तरह उन्हें डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? v को रखो, u का अवकलन, माइनस u को रखो, v का अवकलन, और यहां ध्यान रखना नीचे आता है v स्क्वायर। नीचे क्या आता है बच्चों? v स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे गुणा का फॉर्मूला है ऐसे भाग का भी फॉर्मूला है। तो u अपॉन v, तो ऊपर वाला यहाँ u माना है, नीचे वाला v माना है। गुणा में तो आप किसी को भी u और v मान सकते हो, फर्स्ट और सेकंड किसी को भी मान सकते हो। तो एक को रखो, दूसरे का अवकलन, अब जिसको रखा है उसका अवकलन करना है और जिसका अवकलन किया था उसको रखना है। ऐसे u अपॉन v का अवकलन करोगे तो नीचे वाले से उठाओ, v को रखो, u का अवकलन, नीचे वाला v है, ऊपर वाला u है। तो v को रखो, u का अवकलन, माइनस u को रखो, v का अवकलन, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? v स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आएगा? v स्क्वायर। तो ध्यान रखें आप।
क्लियर? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आप थोड़ा लर्न कर लें ताकि अपने काम आएंगे। ठीक है, तो इनको आप देख सकते हैं एक बार कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, साइन x का cos x, cos का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x cot x, sec x sec tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, log x का 1/x, e की पावर x का e की पावर x। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। और लेकिन अगर कोई कांस्टेंट या कोई नियत राशि किसी फलन के साथ आती है तो नियत को बाहर रखो और फलन का क्या कर दो, अवकलन कर दो। u इंटू वी का अवकलन, u का रखो v का अवकलन, प्लस v को रखो u का अवकलन, u अपॉन v का अवकलन, v को रखो u का अवकलन, माइनस u को रखो v का अवकलन, और नीचे क्या आएगा, v स्क्वायर। ठीक है, तो आप इन्हीं फॉर्मूलों को याद रखें, आगे नेक्स्ट और पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फॉर्मूले और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।